तो प्यारे बच्चों, आज हम नया लेसन, नया चैप्टर, नया टॉपिक लेके आए हैं। और हमारा जो टॉपिक है आज, मेन टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो छोटे टॉपिक रहेंगे, उसके साथ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। और रेजिस्टेंस के बारे में माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ, ये छोटे छोटे इसके साथ एडिशनल टॉपिक रहने वाले हैं। और तो हम स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स, ये ओम्स लॉ वोल्टेज और करंट का एक रिलेशनशिप है कि अगर हम लेट्स से दैट एक हमारे पास बैटरी हमने लगाई है, पोटेंशियल डिफरेंस दो वायर्स में लगाया है हमने, पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसे करके, जैसे हम दिखा सकते हैं। तो इसमें जो पोटेंशियल आपने लगाया है इसको हम वी वोल्ट बोल देते हैं, और करंट इसमें फ्लो कर रहा है उसको आई बोल देते हैं। ये वायर है। तो ये क्या है ला कि दो एंड्स पे जो आप पोटेंशियल लगाते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होता है, और ये V इज प्रोपोर्शनल टू I। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वोल्टेज, जितना आप वोल्टेज लगाओगे उतना ही करंट इसमें फ्लो करेगा, उसके उस पर डिपेंड करेगा। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको? करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential applied across the two ends of the conductor। इन दो एंड्स में जो हम पोटेंशियल आप अप्लाई करेंगे उस पर डिपेंड करेगा इसमें करंट कितना होगा। और ये हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। आर जो है ये क्या है? सम कांस्टेंट, एंड दिस R इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर offered by the conductor, or it is the resistance offered by the conductor। ये जो भी कंडक्टर यहाँ पे हमने यूज किया है इसका रेजिस्टेंस R है, और V इज इक्वल टू आई आर। तो इसमें एक दो कंडीशंस हम, एक मेन एक कंडीशन, लेकिन फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। ये हम एडिशनल लाइन लिख सकते हैं कि भाई अगर टेम्परेचर ये कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे इस वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और इस पे स्ट्रेन कांस्टेंट रहेगा, तो ये लॉ वैलिड है। तो इस तरह से इसको हम याद करने का एक तरीका है हमारा वी आई आर, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट के तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। तो ये हमारा ओम्स लॉ है। अगर हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ जो बनेगा वोल्टेज, करंट, देखिए V बाय आई, यहां पे देखिए इस इक्वेशन में V बाय आई इज इक्वल टू R इज सम कांस्टेंट। तो V बाय आई इज कांस्टेंट, इट मींस दैट ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। लेट्स से मैंने एक ग्राफ बना लिया, ये स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरह से V इज इक्वल टू आई आर, ये हमारा ओम्स लॉ है। और इसके बाद हमने इसके ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ सकते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या है, इसके यूनिट्स क्या है? इसके यूनिट्स हैं ओम, ठीक है। और ओमेगा, कैपिटल ओमेगा का साइन इसका रेजिस्टेंस की यूनिट है। और रेजिस्टेंस की डायमेंशन अगर आप निकालना चाहें तो वो भी आप निकाल सकते हैं। V बाय आई है। वोल्टेज क्या होता है आपको पता है? पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क पर यूनिट चार्ज। तो वर्क तो बन जाएगा वर्क ML2 T minus 2 वर्क डिवाइड बाय करंट I एम्पियर, बट चार्ज भी होता है, सॉरी V जो है वर्क पर यूनिट चार्ज है, तो चार्ज के 80 हो गया और करंट के एम्पियर हो गया।
तो ये आप इस तरह से आप इसके यूनिट्स निकाल सकते, डायमेंशंस निकाल, फार्मूला निकाल सकते हैं। तो ये बन जाएगा m l 2 t माइनस 3 a माइनस 2। ये इसका डायमेंशन फार्मूला बन गया रेजिस्टेंस का। ओम इसके यूनिट है, ओम। तो एक बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल आता है कि अगर वायर की लंबाई हमारे पास 1 मीटर वायर है जिसका रेजिस्टेंस समथिंग लेट से 2 ओम है। अगर हम इतनी वायर और रख दें 1 मीटर प्लस 1 मीटर और उसमें जोड़ दें तो उसको वही सेम वायर, सेम डायमीटर की, सेम मटेरियल की वायर हम रख दें तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? सिंपली 2 + 2 4 ओम। तो हम बोलते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये हम रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर रहे हैं। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। इसके बाद एरिया और रेजिस्टेंस, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखिए ये वायर है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है इसमें, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। रेजिस्टेंस अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाता है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू L बाई A इंटू सम कॉन्स्टेंट रो, कॉन्स्टेंट ये ग्रीक लेटर है, और रो दिस इज, क्या लिखेंगे इसको, ये इंटरनल प्रॉपर्टी होती है या प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। किसी भी मटेरियल की अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी, इसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है कि भाई उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरह से ये हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में बताया। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल बोल सकते हैं इसको। तो 3 चीजों पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस, लेंथ पे, एरिया एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी या रो, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड, 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस। एक बार फिर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, inversely proportional to area, cross section area, and some constant which depend upon the nature of the material, which is different for different conductors। कॉपर के लिए अलग है, आयरन के लिए रो अलग होगा, इन सब के लिए अलग होगा। और इसका नाम हमने दिया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो इसको हम यहां पे लिख देते हैं एक बार फिर, रेजिस्टिविटी क्या चीज है ये आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं। रेजिस्टिविटी, देखिए रेजिस्टिविटी रो है, और रो इज इक्वल टू यहां से A एंड L कैसे बन जाएगा इक्वेशन, एरिया ऊपर R बाय लेंथ। तो इस तरह से, और इसके यूनिट्स आप निकालना चाहते हैं तो ये बन जाएंगे रेजिस्टेंस के यूनिट एंड एरिया बाय लेंथ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया होता है, लेंथ इंटू लेंथ एरिया हो गया बाय लेंथ। तो लेंथ, तो क्या बन जाएंगे इसके यूनिट्स ओम मीटर। तो ओम मीटर ये इसके यूनिट बन जाएंगे, और हम लिखते हैं इसको ओम मीटर, ठीक है। तो इस तरह से इसके यूनिट ओम मीटर बनते हैं। अच्छा, आफ्टर दैट
कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस भी ले सकते हैं आप। रेजिस्टेंस का अगर इन्वर्स लेंगे, इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा? इसका डायमेंशनल वाला फार्मूला ओम रेजिस्टेंस इनटू मीटर करना है सिर्फ आपने। तो एम एल ये आया था हमारे पास, डायमेंशनल फार्मूला आया था हमारे पास ML2 T माइनस 3 2 T माइनस 3 ML2 T माइनस 3 A माइनस 2 आया था। इसमें मीटर से आपने मल्टीप्लाई करना, तो मीटर से मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा ML2 T माइनस एक लेंथ से आपने, ये मीटर है तो लेंथ से आपने बढ़ा देना ML3 T माइनस 3 A माइनस 2। ये हमारा रेजिस्टिविटी के लिए फार्मूला बन गया, डायमेंशनल फार्मूला तैयार हो गया। तो इस तरह से अगर हम रेजिस्टेंस का इन्वर्स लेते हैं 1 बाय रेजिस्टेंस, ये हमारे पास कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। जी से हम बोल सकते हैं, जी से बोल सकते हैं इसको, और भी सिंबल होंगे कई बुक्स में। तो 1 बाय आर, तो इसको इसके यूनिट क्या होंगे? 2 यूनिट हो सकते हैं, लेते हैं इसके हो और ओम मीटर, ओहम पर मीटर। साइमन भी एक यूनिट है, साइमन। ये सेम एक ही यूनिट को 3 नाम से हम जानते हैं ऐसे ही सिस्टम में, महो, ओम पर मीटर, महो एंड साइमन। तो ऐसे ही रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी को अगर इन्वर्स कर लें तो कंडक्टिविटी सिग्मा बोलते हैं इसे हम, सिग्मा दिस इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी हुआ, और इसको हम, इसकी यूनिट्स जो बनेंगे हमारे बनेंगे इसके, ये इससे इन्वर्स बनेंगे 1 बाय ओम एंड दैट इज ओम पर मीटर एंड पर मीटर। ठीक है, तो ये बन जाएंगे। ओम को हम क्या लिखते हैं? ओम पर मीटर को लिखते हैं, मोह भी लिखते हैं और साइमन भी लिखते हैं एज पर मीटर, साइमन पर मीटर। तो इस तरह से ये यूनिट्स हो गए। डायमेंशन आपने इसका इन्वर्स लेंगे तो इसकी डायमेंशन बन जाएंगी, और इसका रेजिस्टेंस की डायमेंशन का इन्वर्स लेंगे तो जी की डायमेंशन बन जाएगी। तो इस तरह से और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको जो हमने लिखा था रेजिस्टेंस में, ये भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया है इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ये वायर है, मान लीजिए तार है या कोई भी एरिया है, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो ये टॉपिक आई थिंक क्लियर हो गया। इसके बारे में अब नेक्स्ट जो है हमारा ओम्स लॉ का एक फॉर्म आपको दिखाते हैं। ओम्स लॉ को, ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म या वेक्टर फॉर्म बोल सकते हैं इसको। तो वो हम एक टॉपिक करने, और उसके बाद ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म बोल देते हैं, केवल माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स भी बोल देते हैं। और इस तरह से व्हाट इज दिस लॉ, एक इससे पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखिए आप, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या है? अ स्केलर क्वांटिटी। हालांकि ये एक डायरेक्शन तो है फ्लो करने की, जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, एक डायरेक्शन तो है इसके पास फ्लो कर रहा है, लेकिन ये फिर भी स्केलर है। ये रीजन क्या है इसका? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसमें ड्रिफ्ट करते हैं, ड्रिफ्ट मतलब जंप करते हुए जाते हैं, जैसे नेगेटिव से ये ऐसे ड्रिफ्ट करते हुए, जैसे लुढ़कते हुए जाते हैं, तो उनकी एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है। तो ये मान सकते हैं कि उनकी डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, लेकिन
माइक्रोस्कोपिक या छोटे लेवल पे हम मान लीजिए मैंने यहां तक ले लेता हूं तो ये डायरेक्शन है इसके पास, तो एक डिफरेंट क्वांटिटी जिसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं वो हम डिफाइन करेंगे, करंट डेंसिटी बोलते हैं, वो हम डिफाइन करेंगे। करंट डेंसिटी जी। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? J is defined as current flowing per unit area, current flowing per unit area normally perpendicular to the conductor, क्रॉस सेक्शन होता है कंडक्टर या परपेंडिकुलर टू द एरिया जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा। देखिए एरिया ये और ये इसमें जा रहा है, तो ऐसे जो एरिया वेक्टर है उसके पैरेलल हो जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से देखना आपने, आई को कैसे लिख सकते हैं? जे डॉट ए। तो जे एक वेक्टर क्वांटिटी है, जे एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जे डॉट ए से बन जाएगा आई जे ए कॉस थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जे इज इक्वल टू आई बाई ए कॉस थीटा। एक नई क्वांटिटी आपने डिफाइन करनी है, जे इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जे क्या है? एक वेक्टर है, ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है इसका, ठीक है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये करंट इज इक्वल टू स्केलर, वेक्टर इनटू वेक्टर, स्केलर। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपस में पैरेलल हो गए, समझिए, एरिया वेक्टर एंड जे करंट डेंसिटी, ये पैरेलल, क्योंकि cos 0 इज 1, तो ये बन जाएगा नॉर्मल लिखने। चलो ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट का मतलब ये हुआ कि हमने ये लिखा है कि एरिया सरफेस इज नॉर्मल, सरफेस नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना, अदरवाइज नहीं। करंट डेंसिटी के सरफेस नॉर्मल है, तो सिंपली हम इसको सिंपल कैसे लिख सकते हैं? J इज इक्वल टू आई बाई ए, एक मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हम इसको J इज इक्वल टू आई बाई ए लिखते हैं। तो इस तरह से करंट डेंसिटी एक आपको लर्न करना है, इसके यूनिट और डायमेंशन आपने निकाल सकते हैं, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यहां से एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, डायमेंशन बन जाएगी एम्पियर m0, ये यहां पे लिख देता हूं मैं, मास नहीं आता है इसमें, m0 l-2 लेंथ हो गया, t0 है इसमें, और एम्पियर, ये आप इसके डायमेंशन लिख सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम बात करेंगे करंट डेंसिटी। तो हमारा टॉपिक तो है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ। तो हम चलते हैं अपने वापस वेक्टर फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ पे। तो ये हमने कैसे करेंगे? हम इसको हम जानते हैं, वी नो दैट करंट इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट को हम लिखते हैं आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A is area of cross section, N is the electron density, number of electrons per unit volume, and E is the charge on electron, charge on electron है। और VD की वैल्यू जो है ये एरिया है। VD जो है होता है, ये आपको पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड डिवाइडेड बाय मास इनटू, ये आपको आना चाहिए, ठीक है, ये आपको लर्न होना चाहिए। VD इज इक्वल टू ई क्या है? हमने यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, नेगेटिव लगा दिया, तो ये नेट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, इसका पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट लेंथ, ये लेंथ, तो ये आपने। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे? अब आप ये देखिए, यहां से करंट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो वी डी की वैल्यू रख लीजिए, एन ई ए वी डी की वैल्यू ई टाउ बाय एम। तो ई टाउ बाय एम है, और ई स्क्वायर हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा? एन ई स्क्वायर ए ई टाउ बाय एम। तो
इस तरह से टाउ बाय एम, इसको मैं यहां लिख लेता हूं एन ई स्क्वायर, और ई को लास्ट में लेता हूं, थोड़ा सा इसको एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, और ए को मैंने यहां लिख दिया एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम ए एंड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है। और तो इस तरह से अब देखिए करंट डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, करंट डेंसिटी जे करंट अपॉन एरिया। तो करंट अपॉन एरिया मैंने कैसे करना, इस एरिया को मैं यहां ले जाता हूं करंट अपॉन एरिया, तो ये बन जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम और इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये देखिए आप, ये क्या चीज है, ये आपको पता है रेजिस्टिविटी का इनवर्स कंडक्टिविटी है। तो ये जे और ये सिग्मा और ये ई, तो ये हो जाएगा सिग्मा क्या है 1 बाय रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी आपको पता है कितना है m बाय एन स्क्वायर टाउ, तो ये इनवर्स हो जाएगा, तो एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, ये रेजिस्टिविटी, ये हमारे पास कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी है। तो ये रेजिस्टिविटी, तो इस तरह से दिस इज नोन एज जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, या जे और जे इज इक्वल टू ई बाय रो, ये हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है हमारे पास। ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा हम और काम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की लिमिटेशन, और अगर आपको ओम्स लॉ की लिमिटेशन और उसके कर्व ग्राफ ये हम कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक, उसके बाद हमारा हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। और इस तरह से ये टॉपिक हमारा limitations of Ohm's law, limitations of Ohm's law। देखिए ओम्स लॉ की लिमिटेशन, इसकी कमियां हमने देखनी है। तो क्या कमियां हैं, सबसे पहले फर्स्ट कमी तो ये है कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो मान लीजिए ये हमारे पास कर्व है, तो ये टेम्परेचर, ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, लेकिन क्या होता है जैसे ही करंट पास होता है कंडक्टर से, तो इसका टेम्परेचर बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये रिलेशन जो है V इज इक्वल टू आई आर, आर बढ़ जाता है, कांस्टेंट नहीं रहता, तो V बाय आई जो है वो आर के बढ़ने से V बाय आई बढ़ जाती है रेशो। तो हाई वोल्टेज लगाने के बावजूद भी हमारा करंट जो है वो बढ़ता नहीं है, तो हमारा कैसे जाएगा हमारा ग्राफ, ऐसे जाएगा। वोल्टेज ज्यादा लगा रहे हैं फिर भी जो है हमारा करंट ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, हीट पैदा होगी और उससे करंट नहीं बढ़ रहा है। अगर ऐसी होगी ग्राफ, आई इधर आपने एक्सिस में लिया है, इसमें वाई एक्सिस में लिया है आपने अगर ये वोल्टेज को, तो ग्राफ बन जाएगा, ये जाएगा ऊपर को बैंड हो जाएगा। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि V by I does not remain constant, VI graph या VI graph does not remain constant graph कांस्टेंट रिलेशन भी बोल सकते हैं आप, वी आई रिलेशन भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से या इंक्रीज इन टेम्परेचर भी आप लिख सकते हैं, ऑन चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है।
चेंज इन टेम्परेचर। तो पहला तो सेकंड, सेमीकंडक्टर में ये फॉलो नहीं करता। सेमीकंडक्टर में इट फेल्स इन सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या काम करता है? सेमीकंडक्टर में जो ग्राफ आता है, मैं इसको ग्राफ को ऐसे दिखा देता हूं आपको। देखिए, जैसे आप सेमीकंडक्टर में फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो ये ग्राफ ऐसे जाता है, नी वोल्टेज से एकदम से ऊपर की तरफ जाता है, और रिवर्स बायसिंग में ये आपको पता है बहुत पीछे की तरफ जाता है। इस तरह से ब्रेक डाउन रीजन में ये बढ़ेगा, ब्रेक डाउन रीजन में ये बढ़ता है ऐसे, और ये क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट नहीं है, कैसा V=I वाला ग्राफ नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ नहीं है, तो सेमीकंडक्टर में ये फॉलो नहीं करेगा। इसके बाद गैलियम आर्सेनाइड, एक हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है गैलियम आर्सेनाइड, इसमें भी ये काम नहीं करता। गैलियम आर्सेनाइड, इसमें ग्राफ कैसे बनता है? वेरिएबल ग्राफ बनता है। पहले ये V और I की रेशियो जो है वो बढ़ती है, फिर घटना शुरू हो जाती है। तो एक वोल्टेज के लिए दो करंट हो गए या एक करंट के लिए दो वोल्टेज होगी यहाँ पे। तो इस तरह से इन सेमीकंडक्टर्स को, थर्मिस्टर को, जो जिसमें ये लॉ फॉलो नहीं होता, उनको हम नॉन ओमिक कंडक्टर्स बोलते हैं, नॉन ओमिक मटेरियल बोल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सेमीकंडक्टर हो गया, थर्मिस्टर हो गया, और गैलियम आर्सेनाइड, इस तरह से ये कुछ मटेरियल होते हैं, इनको हम नॉन ओमिक कंडक्टर्स बोलते हैं। तो आपने ये टॉपिक तैयार करना है। इस तरह से ये हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ के साथ।